हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, इस इकोनॉमिक डिबेट के अंदर, बहुत खास डिबेट के अंदर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। बहुत सारी ऐसे डोमेन्स जहां पर भारत ने प्रगति की है, नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। ट्रेड के अंदर, खासतौर से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर भारत ने पहली बार $400 बिलियन का मार्क छुआ है। हालांकि लंबा अरसा लगा उसके अंदर। इसके साथ सर्विस एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। जीएसटी का रिकॉर्ड कस्टम कलेक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट 1.68 लाख करोड़ का हुआ है। एक नई ट्रेजेक्ट्री मिली है। लेकिन साथ में जहां टैक्स कलेक्शन बेहतर हो रहा है, वहीं पे नई नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। ये नई चुनौतियां महंगाई की भी हैं, ये नई चुनौतियां सब्सिडी की भी हैं, ये नई चुनौतियां यूक्रेन वॉर से पैदा हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की भी हैं। और कई देशों के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां पर ऑलमोस्ट उनकी इकोनॉमी एक तरह से खत्म होती जा रही है या ब्रोक हो गई है। हमारे पड़ोस में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में जो हो रहा है, दुनिया के अन्य देशों में जो हो रहा है, वो सबके सामने है। भारत उस मामले में भाग्यशाली है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस, हमारी सर्विसेज, हमारी एग्रीकल्चर रोबस्ट है और हमको सहारा देती है। लेकिन चुनौतियां भारी हैं। इस चर्चा के पहले राउंड में हम जो भारत ने अभी रिसेंटली अचीव किया है, जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरे राउंड के अंदर जो भारी चुनौतियां सामने हैं, उसके साथ कैसे डील करेंगे, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। मैं आपका परिचय उनसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं श्री अजय पांडे जी। पांडे जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू। पांडे जी बहुत क्या कहते हैं कि पदों पर रह चुके हैं। टाटा ग्रुप के साथ बहुत लंबे समय तक संबंधित रहे हैं। साथ में गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में है, उसके एक तरह से एक मेन पिलर रहे हैं उसको खड़ा करने में, उसके मैनेजिंग सीईओ के रूप में। हमारे साथ है प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस साहब, विजिटिंग फैकल्टी, अभी पहले परमानेंट फैकल्टी थे, जो कि आईएम अहमदाबाद से हैं। हमारा सौभाग्य आज वो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं संजय श्रीवास्तव जी, जो कि महिंद्रा के साथ रहे सारी जिंदगी और काफी उच्च पदों पर कार्य करते रहे और विशेषज्ञ के तौर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं, इवन बीच में भारत सरकार के द्वारा भी वो कई बार उनसे वो एडवाइस लेते रहते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिस्ट श्री नरेंद्र ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत इस अनूठी चर्चा पर। मैं शुरुआत करूंगा अजय पांडे जी आपसे। भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन हैं, एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, टैक्स कलेक्शन बेहतर हैं। कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं कई सालों के बाद। क्या कारण है इनके? क्या इनपुट थे ऐसे सरकार के द्वारा? क्या नीतियों में ऐसे बदलाव थे जिनको आप पाते हैं कि जिसके कारण आज इतने वर्षों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आती हुई नजर आ रही है? आपकी पहली टिप्पणी पांडे जी। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अगर देखा जाए तो कोविड महामारी के बाद में ये जो दौर शुरू हुआ है, इसमें 3-4 जिनको मैं कहता हूँ इनेबलर्स रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये रिकॉर्ड नंबर्स हमारे सामने और आपके सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो कोविड की जो वेव थी, वेव 1 या वेव 2 और वेव 3, इन तीनों वेव्स में क्या हुआ ये सबने देखा। बट आई थिंक एक बहुत बड़ा इनेबलर रहा है पूरा इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है सबको। और उसकी वजह से सर्विसेज सेक्टर जो थोड़ा अपना शुरुआत में जो थोड़े लोग परेशान से थे, धीरे धीरे करके वो सेटल्ड हुए। और अभी का जो ये रिकॉर्ड नंबर आ रहा है, उसकी वजह ये भी है कि सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और ये इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो दिख रहा है। इनफैक्ट एक आज सुबह के अखबार की एक खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ निकाला होगा, खास करके मेरा, क्योंकि मेरा संबंध रहा है टाटा ग्रुप से 20-25 साल से ऊपर तक का संबंध रहा है। जब आप ये देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में टाटा स्टील का प्रॉफिट टीसीएस से भी आगे निकल जाए,
मेरे ख्याल से वो एक जिसको बोलते हैं वो एक इंडिकेटर है बहुत क्लियरली। इसलिए क्योंकि जब टाटा स्टील की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिकेट करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ शुरू हो गई है या बाकी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीरे धीरे जिसको कहते हैं वो पहिए चलने लगे हैं, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर कि ये चीजें कहाँ किस तरफ बढ़ती जा रही हैं। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज जो अच्छी हुई है वो हुआ है पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है और ज्यादा कंप्लायंस है पूरे जीएसटी अरेंजमेंट का। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंट्री की साइज इतनी बड़ी है, और जो भी ग्लिचेस थे शुरू के वो धीरे धीरे वो ग्लिचेस खत्म होने लग गए हैं और कंप्लायंस के ऊपर अच्छा खासा फोकस रहा है। और शायद ऐसा ये कई महीनों के बाद हो रहा है या कुछ सालों के बाद हो रहा है कि सम ऑफ दी गवर्नमेंट की टीम्स और डिपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो इसके पीछे लगी हुई हैं और सही मायने में जिसको कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है। तो उसकी वजह से भी चाहे वो छोटे तबके का कोई संस्थान हो या कोई बड़ी इकाई हो या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, हर एक तरफ से कंप्लायंस अच्छा हो रहा है और उसकी उसकी वजह से ये भी एक इसने भी इसको ऐड किया है जीएसटी के कलेक्शन में। और एक तीसरी चीज, हालांकि रीजंस तो बहुत सारे हैं पर मैं बड़े बड़े रीजंस अभी इसमें पकड़ रहा हूँ। तीसरी चीज जो जनरल सेंटिमेंट है लोगों का कि भाई ये कब तक हम जो है अपने आप को बांध के रखे रहेंगे। और आई थिंक वो इंडिया एज इट इज, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया इज एन अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी। सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। नोबडी गेट्स अप इन द मॉर्निंग कि आज मैं फेल होने जा रहा हूँ घर से बाहर या आज मैं अपने आप को मैं बिगाड़ूंगा। सब कुछ जी अच्छा करने के लिए जाते हैं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत थोड़े मोड़े इनेबलर्स की है जो कि सरकार कुछ दे दे, कुछ ये जैसे जैसे मैंने बोला ये हेल्थ सेक्टर का ये प्रमोशन था, कुछ वो अब ये प्लेटफॉर्म उसके लिए शायद सही नहीं है बट सम ऑफ द पीपल मे कमेंट ऑन इट, पर्टिकुलरली पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिक साइड। ये जो पीएलआई वगैरह के इंसेंटिव्स जो आए हैं, इन सारी चीजों का अगर आप देखें, ये छोटे छोटे डेल्टा पकड़ के अगर आप देखें तो सिग्मा हमको और आपको आज नजर आ रहा है। तो आई थिंक दीज आर सम 3-4 रीजंस जो मैं इमीडिएटली एज अ फर्स्ट कमेंट मैं आपको देना चाहूंगा इसके बारे में। जी, बिल्कुल। और जो इनेबलर्स तो वास्तव में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आऊँगा प्रोफ़ेसर मॉरिस के पास। प्रोफ़ेसर साहब, आप ऐसे क्या पॉज़िटिव पॉइंट देखते हैं जहाँ पर इकोनॉमी को एक पॉज़िटिव ट्रैजेक्टरी मिलती दिखाई दे रही है? क्या वो टैक्स कलेक्शन है या कुछ नीतिगत बदलाव किए गए हैं, पॉलिसी चेंजेज़ हैं सरकार के द्वारा, या फिर जो पॉलिसीज़ थी और पहले कोविड टाइम में शायद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी और अब शायद लॉन्ग टर्म में उनका असर सामने आना शुरू हो गया है? तो आपके हिसाब से ऐसे क्या इनेबलर्स हैं जिसकी वजह से अब इकोनॉमी जो है थोड़ी-सी अपवर्ड ट्रेंड में आ रही है? और क्या वास्तव में अपवर्ड ट्रेंड है भी या नहीं? इसके बारे में आप बताइए। देखो, अभी हमारा जो रिकवरी हुआ है वो व्हाट आई वुड कॉल मॉडेस्ट टू गुड रिकवरी है। और इसका कारण बहुत सारे हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक इज वो आरबीआई का एक्शन। फॉर द फर्स्ट टाइम आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है जब ऐसे क्राइसिस आ गया। इट क्रिएटेड लिक्विडिटी, लोअर द रेट्स, क्रेडिट मार्केट में जो क्रंच था वो सब गया। और ये जो कंबाइंड मेजर था गवर्नमेंट और आरबीआई का, बट पर्टिकुलरली द आरबीआई, वो हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर में क्राइसिस आने वाला था जस्ट बिफोर द कोविड क्राइसिस, द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इन डीप शिट। ओके, तो उसको पूरा मास्क करके उसका रिफॉर्म हो गया है, क्योंकि ये जो एम्पल लिक्विडिटी दे के रखा है, दैट अलाउड ऑल द बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स, एनबीएफसी एंड सो ऑन टू कम बैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि हमारे जो एग्रीकल्चर है, ओके, वो अभी तक फेल नहीं हुआ है फॉर द लास्ट 3 years। ओके, सो दैट हैज गिवन अ बिग बूस्ट। तो हमारे कोविड में भी अच्छी तरह से मैनेज किया, क्योंकि एग्रीकल्चरल मूवमेंट्स और स्टोरेज पे कोई असर नहीं हुआ। थर्ड ये है कि अभी मीनिंग ओवर द लास्ट 1 year, मे बी 6-8 months, ये पीएलआई स्कीम जो है वो उसका इफेक्ट आने लगा है। ओके, उसका इफेक्ट इसलिए आने लगा है, पीएलआई जैसे स्कीम पहले भी था लेकिन इतने अच्छे से डेवलप नहीं किया था। तो वो एक कारण है कि अभी अमिताभ कांत का
ये जो PLI है वो जो 2015 में बात करते गया है, वो अभी अभी उसको बहुत अच्छा फॉर्म दिया है। ये एक कारण है। दूसरा ये है कि इसी टाइम पर ओके 2 पॉजिटिव हमें मिल रहा है। एक पॉजिटिव ये है कि चाइना इज गोइंग थ्रू अ सेल्फ इम्पोज्ड क्राइसिस। ओके, उनका जो पुश टू एनवायरनमेंट, ग्रीन प्रोडक्शन इतना टॉप डाउन है, इतना ऑटोक्रेटिक रहा है कि उनके बहुत सारे इंडस्ट्रीज को बंद किया जा रहा है। ओके, और रिमेम्बर, सो ये चाइना ई है, चाइना एनवायरनमेंट जो पॉजिटिव है। दूसरा है चाइना पॉजिटिव जो सब लोग कह रहे हैं, चाइना प्लस। चाइना ने बहुत सारे एडवर्सरीज को क्रिएट कर दिए। ओके, तो अभी क्वाड उनके ऊपर अगेंस्ट इट सडनली कोअलाइज हो गया। जो 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 कंट्रीज एक साथ नहीं जुड़े थे वो अभी आ गया है। तो नाउ द यूएस रिकॉग्नाइजेस चाइना एज एन एडवर्सरी। ओके, एंड ग्लोबल इंडस्ट्री को ये समझ गया है कि ताइवान एक सेकेंडरी लोकेशन शायद डेंजर है। कि हम अगर चाइना से बाहर गया तो कहां जाएंगे? ताइवान को नहीं जा सकते, क्योंकि चाइना कैन एक्सरसाइज फोर्स्ड एक्सटेंशन इन ताइवान। इससे क्या हो रहा है, चाइनीज जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट चाइना में जाता था वो अभी सर्च कर रहा है कि कहां जाए। एक तो जगह उनको मिल गया है वियतनाम, लेकिन वो तो छोटा है। तो दूसरा जगह ये है कि इंडिया में आ सकता है, और इसका असर हम अभी भी देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, पर्टिकुलरली मोबाइल फोन वगैरह, एकदम बूम हो रहा है। ओके, तो चाइना प्लस, चाइना ई एंड चाइना एम। चाइना एम इज चाइना मैडनेस। ओके, जी जो अभी है वो अपने ही कोई ही इज ऑन हिज ओन ट्रिप। तो अभी कोविड आ गया तो वो ऐसे बंदोबस्त कर रहा है कि चाइना को बहुत मार हो रहा है। okay? तो चाइना में लॉजिस्टिक इश्यूज है, और चाइना में थोड़ा भी इफेक्ट हो गया तो वर्ल्ड को इफेक्ट होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा सप्लायर था। तो उसमें हमें एक एडी करंट भी हम पकड़ लिए तो हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो वही आप देख रहे हैं ये हो रहा है। लास्ट वन इज यूएस हैज बिगन टू ग्रो एट अ वेरी रैपिड पेस। यूएस पे तो 5% कभी देखा नहीं। ओके, अभी तो इन्फ्लेशन आ गया है, लेकिन फिर भी वो 4-5% लास्ट 6 क्वार्टर्स में ग्रो कर रहा है। ओके, इसका कारण ये टू फोल्ड। वन इज वो जो सब्सिडी, वो फिस्कल स्टिमुलस जो दिया है, पर्टिकुलरली वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वो जो हैंडआउट्स दिया है ना। अभी यूएस का सडन डिमांड बढ़ गया है, लेकिन उधर लोकल सप्लाई तो पहले ही ड्राई हो गया था। ओके, क्योंकि वो सर्विसेज पे गया था। तो यूएस वाज नॉट अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके लिए हमें तो कुछ मिल रहा है, हाउएवर बैड वी आर, हमें मिल रहा है कुछ बेनिफिट। तो इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है। दैट इज गिविंग अ बिग पुश। आईटी इज डूइंग वेरी वेल, तो दैट इज गिविंग अ बिग पुश। तो इसके कारण हमारा रिकवरी ठीक है। ओके, but it's not very good. It could have been much better, and I'll come to when we talk about the negatives. Okay, तो अभी मैं इतना कहूँगा। जी सर, मैं आऊँगा संजय जी आपके पास। आज एक्सपोर्ट के डेटा हमारे पास आए हैं, और एक्सपोर्ट के डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा राइज हुआ है उसके अंदर रेशो तो 45-55 का देखा जाए तो, लेकिन उसके अंदर करीब मोटा कहा था 50% जो है वॉल्यूम बेस्ड है और 50% जो है इन्फ्लेशन बेस्ड है। वो ये एक मोटा डेटा आज आया है हमारे सामने। और साथ में देखा जाए तो जो बाकी प्रगति हो रही है, जो हमने पहले शुरुआत में बात की थी, एक्सपोर्ट्स में हो या टैक्स कलेक्शन में हो, या जैसे अजय पांडे जी ने कहा कि टाटा स्टील के एक जो प्रॉफिट्स आए हैं वो टीसीएस को क्रॉस किए हैं, वो वास्तव में ही मुझे भी थोड़े से अचंभित किए। एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए भी वो, कि वो काफी देखा जाए तो अपने आप में एक प्लेजेंट न्यूज है, खुशी वाली न्यूज है। आप पूरे इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? धन्यवाद वोरा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो जैसे श्री पांडे जी ने भी बताए और प्रोफेसर मॉरिस ने भी बताया, आप अगर ये डेटा देखें तो ये डेटा जो आज है, ये जो पिछले 3-4 साल का जो प्लेटफॉर्म बन रहा था, उस प्लेटफॉर्म को जैसे बोलते हैं कि एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कोविड-19 महामारी आई, उसमें जो इंडिया में और इंटरनेशनल सिनेरियो में दोनों जगह जो
मल्टीपल फोर्सफुली लोगों को दूसरी तरीके से सोचना पड़ा। तो हाँ, जैसे प्रोफेसर मॉरिस ने भी बात की कि ये जो मेक इन इंडिया और पीएलआई इसलिए फर्दर एक्सेलरेट हुआ क्योंकि वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही थी। बट वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के संग जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ, जो चाइना में, जो बाकी मार्केट्स में हो रहा था, तो वो उस वजह से अब वर्ल्ड इज रियलाइजिंग कि हमको सारी मैन्युफैक्चरिंग एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी है। द कॉस्ट ऑफ एक्चुअली कंटिन्यूटी इज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। सो ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की एक अपॉर्चुनिटी आई, उस वजह से एक हुआ। दूसरा, इंडिया ने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करे अपने की एरिया जहां पे उसकी स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे हम चाहे स्टील की बात करें या इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें या मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो आप इन सब चीज़ों में देखिए, इन सब चीज़ों में ग्रोथ आई है। और उसी वजह से अगर आप पिछले पूरे साल का डेटा देखें तो भी करीब इंडिया ने फर्स्ट टाइम $418 बिलियन का एक्सपोर्ट क्रॉस करा। आज इसका इंपोर्ट डेटा भी करीब 592 बिलियन का था। और अभी हम जस्ट लेटेस्ट अप्रैल का माह का देखें तो उसमें भी जो है एक्सपोर्ट जो है वो करीब 38.19 बिलियन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो एक ध्यान देने वाली है कि हमारा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है तो किसी भी विकसित देश में रियल जीडीपी डेवलपमेंट तभी हुआ है जब मैन्युफैक्चरिंग ने कम से कम 20 से 25% का योगदान दिया है। तो अगर हम ये मैन्युफैक्चरिंग को इसी तरह बढ़ा सकें, और सिर्फ एक टाटा स्टील नहीं बल्कि कई ऐसे एग्जांपल आएंगे, तो इस वजह से ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज जो हुई है जिस वजह से भी हो, आप देखिए कि गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता था, पर पिछले पूरे साल में और अभी जो लेटेस्ट फिगर्स भी आई हैं, ऑलमोस्ट 75% लोअर इंपोर्ट हुआ है। तो जो अगर हम इंपोर्ट में आज देखेंगे तो इंपोर्ट में जो हमारे की फैक्टर्स आ रहे हैं वो इंपोर्ट के जो है पेट्रोलियम और कमोडिटीज हैं और संग में कोल। तो ये तीन चीज जो है वो मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर हमको दो तरफा एक्शन लेना है, एक तो जिस एरिया में हमने अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया है उस एरिया को ग्रो करते रहना है। तो श्री पांडे जी ने भी बोला, प्रोफेसर मॉरिस ने भी बोला, हमने इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करा है जो कि हमें जीएसटी कलेक्शन में अच्छा दिख रहा है। हमने मैन्युफैक्चरिंग पे खास फोकस किया है तो पीएलआई के हमें इनिशियल रिजल्ट्स दिखने लगे। और दूसरी चीज जो हमें कंट्रोल करनी है कि जो क्रिटिकल इंपोर्ट्स और कमोडिटीज है उसका प्राइसिंग कैसे कंट्रोल कर सके। और उसमें जैसे एक एक्शन जो भारत ने लिया है जो कि ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का भी पहलू है कि क्योंकि भारत के रिलेशंस यूएस, यूरोप और रशिया सब जगह से एक समातम पे हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो जो रशिया से अगर जो उसने कम पैसे में ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली वो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म में हेल्प है क्योंकि बीच में प्राइस ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ गए थे। तो इस तरह से कैसे इन दोनों चीज को आप इंपोर्ट को जो भी आपका एक्सपेंडिचर बिल है आप उसको कंट्रोल करें और जो एक्सपोर्ट और जो पॉजिटिव गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकें। तो ये जो प्लेटफॉर्म आज बना है ये प्लेटफॉर्म एक सस्टेनेबल ग्रोथ दे पाएगा, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात कही आपने। और मैं आऊँगा नरेंद्र ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी, आपने सभी की बात सुनी, लेकिन पहला पॉइंट फिर वही है कि आपकी नज़र में ऐसे क्या प्लस पॉइंट्स हैं इकोनॉमी में, नीतिगत या बाकी, जिसकी वजह से थोड़ा हमें अपस्विंग नज़र आ रहा है। इसको हम पूरा अपस्विंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो पार्ट है वो इन्फ्लेशन बेस्ड भी है देखा जाए तो।
और हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर भी बड़ा पार्ट जो आया है, जो अपस्विंग में है, वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, पेट्रोल डीजल रिफाइंड करके, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो पहले $60-70 पे होता था, अब वही $110-120 के आसपास, या फाइन प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनके, उसके अंदर वो आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे पॉजिटिव जो अब वो फलित होने शुरू हो गए हैं, या ये कहा जाए कि अब उनके कुछ रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू हो गए हैं? लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, जहां टैक्स कलेक्शन जो राइज हो रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वो जापान में भी है, यूएसए में भी है और बाकी देशों में भी है। तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है एंड लॉट ऑफ पार्ट इज कमिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। आपकी पहली टिप्पणी ठाकुर साहब। शुक्रिया। इनफैक्ट पहले काफ़ी बात आ गई है, और जो पॉजिटिव्स हैं उसमें मैं भी देख रहा हूँ कि एक लेवल पे जो ग्रोथ है, वो जो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है, आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि 2022-23 में हम जो है 7.5% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो 7.2% ग्रोथ रेट होगी। तो ये फोरकास्टिंग है, और उससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो पीरियड हमारा कोविड का रहा, जिसकी तरफ अजय पांडे जी इशारा कर रहे थे कि जो वेव 1, वेव 2, वेव 3 जो रही, उससे एक लेवल पे हमने काफ़ी पार पाया है उन चीज़ों से। और उसमें ये पॉइंट प्रोफेसर मॉरिस ने कहा है कि बेसिकली जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम है, उसके फॉर्मल सेक्टर में एक इम्पैक्ट दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि जो गवर्नमेंट ने 80 करोड़ लोगों को जो खाना प्रोवाइड कराया कोविड के टाइम में, उसके इम्पैक्ट भी हमें इस टाइम वो इनफैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसी के तहत कि यदि मान लीजिए जो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है, इनफैक्ट उनका मैं डेटा देख रहा था, और उसमें जो जीडीपी के हमारे 4 कंपोनेंट हैं, जिसमें कंजम्पशन है, उसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन नेट एक्सपोर्ट। तो उसमें डेटा दे रखा है, जिससे कि हम दर्शकों से बात भी कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि उन्होंने इनफैक्ट कंपेयर किया है इस रिपोर्ट ने कि 2017-20 में जो कंजम्पशन की ग्रोथ रेट क्या रही है। तो ग्रोथ रेट जो है 6.3% ग्रोथ रेट रही है 17 से लेकर 20 तक, और यदि हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखें तो 6.5% रही है। और उसी के साथ हम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात कर ही रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट राइज कर रहा है, और अभी अप्रैल में डेटा आया भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि 24% जो है वो अप्रैल में ग्रोथ रेट रही है एक्सपोर्ट की, इंडिया के एक्सपोर्ट की। और जाहिर सी बात है कि जो चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे कि उसके साथ साथ जो है जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी हमारा इंक्रीज किया है, और वो $20 बिलियन हुआ है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कंजम्पशन की ग्रोथ रेट देखें हम, चाहे वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ रेट देखें, इनफैक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रेट देखें, या एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट देखें, वो हायर राइज है। और एक लेवल पे हम ये कह सकते हैं, यदि ब्रॉडर लेवल पे मैं कमेंट करूं तो ए शेप रिकवरी तो हमें दिख रही है, लेकिन वी शेप रिकवरी के लिए हमारे काफ़ी चैलेंजेस हैं, जिसके बारे में हम इनफैक्ट सेकंड राउंड में बात करेंगे, और क्या क्या चैलेंजेस जो बने हुए हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सेकंड राउंड में आते हैं। सबसे पहले अजय पांडे जी के पास चुनौतियां बहुत हैं, और चुनौतियां भारी हैं। खासतौर से हमने पीएलआई स्कीम की बात की, तो पीएलआई स्कीम ज्यादा करके जो बिग टाइगर्स हैं उनके लिए है। जो एमएसएमई सेक्टर जो डिवास्टेट हुआ था, उसमें जो उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो सारी जो कॉर्नर कर ली गई हैं वो बड़े लोगों के द्वारा की गई हैं, छोटे एमएसएमई सेक्टर पे नहीं है। इसके अलावा एनर्जी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फूड के अंदर चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट के अंदर एक बड़ा चैलेंज उभर के आया है कि व्हीट प्रोडक्शन हैज सफर्ड ड्यू टू द कैटास्ट्रोफ ऑफ सो कॉल्ड अर्ली हीटिंग बाय 10 to 15%, जहां पे हमें 111 लाख टन की उम्मीद थी, घटकर अब वो 95 लाख टन के आसपास, सॉरी मिलियन टन के आसपास अब आ गई है। कोई चैलेंजेस बहुत सारे हैं यहाँ पर। आपके लिए अगर आप सोचे कि कौन सी चुनौतियां ग्रेडेशन करके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप देना चाहें कि जो भारत मुख्यतः फेस करने जा रहा है। इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स जिसमें बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो क्या कहते हैं कि महंगाई डायन खाया जाता है, फिलहाल तो आरबीआई ने आज यही बोला है। तो आप इन चुनौतियों को किस रूप से देखते हैं और भारत कितना तैयार है उसके लिए? इन्फ्लेशन तो खैर सबसे टॉप ऑफ द माइंड एक रीजन है ही है, और उसको किसी भी तरीके से देखें तो वो एक ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी में हर एक सेगमेंट को अफेक्ट करती है।
और उसके बाद अगर मुझे किसी 2 चीजों पे करना है, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू द बेसिक हाइजीन फैक्टर्स की पॉलिसी को कोई जबरदस्ती आके हिला ना दे या कुछ कोई नई चीज ऐसी अनवारंटेड सी चीज कोई ना करे गवर्नमेंट। आई थिंक दोज आर वेरी क्लियरली हाइजीन फैक्टर्स। बट आई थिंक 3 चीजों पे बड़ी शार्पली फोकस किया जाए। एक तो ये है कि इस यूक्रेन वॉर की वजह से जो क्राइसिस आया है, वो अगर आप देखें तो वो 2-3 चीजों के ऊपर स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट कुछ बिजनेसेस जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं ऑलमोस्ट देख रहा हूँ, और वो रिजल्ट्स में भी धीरे धीरे दिखने लगी हैं। इसलिए पूरा जो सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, whether it is in terms of supply of parts, supply of some of the other essential things, ये बहुत बड़ा डिसरप्शन। इसको वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसको चाहे कोई कितना भी नकार ले, आई थिंक वी हैव टू लर्न टू डील विद इट। Accordingly, plans will have to be changed. I'm privy to some of the company results also, जहां इसकी वजह से इम्पैक्ट होने वाला है। कम से कम अगले क्वार्टर में तो होगा ही होगा, अगर उसके आगे होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ। दूसरी जो चीज लिंक्ड है, इनफैक्ट बिजनेस को और इंडस्ट्री को क्या चलाता है, वो एनर्जी चलाती है। तो एनर्जी क्राइसिस इज अ मैसिव वन व्हिच इज स्टेयरिंग एट अस, एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसकी बारे में बात जब भी कभी होती है तो लोग अपने सिर्फ आम आदमी एक बिजली की क्राइसिस को लेके बैठ जाता है, बट द क्राइसिस इज मच मच लार्जर एंड बिगर। इनफैक्ट अगेन आई एम एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। यू विल नॉट बिलीव, आज 6 महीने 7 महीने से कोल शॉर्टेज की बात हो रही है। पहले वो एक जमाने में वो जब वो ऑस्ट्रेलियन कोल की बात होती थी तो उसका दाम 300 $350 की बात होती थी। आज द नंबर हैज रियली शॉट अप। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो उसका पर्पस ही यही था कि इसको कंट्रोल किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम ऑफ द स्पेसिफिक पॉलिसीज, things have not moved, where they were supposed to move, which could have actually help the country to move forward. So energy, in my view, is going to be the crisis of, it is a crisis which will have to be managed. So वो एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे दिख रही है। और I think world भी थोड़ा सा confused हो चुका है इस समय कि should they go back to the standard solutions, or should there be like an offbeat solution? And a lot of contradictions have emerged. एक जमाने में वो जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट्स की बात होती थी, फिर उन्होंने बंद कर दिया, then they got dependent on Russia's gas based thing. I think it is crazy absolutely. इंडिया में कितने पावर प्लांट्स जो बने थे हाइड्रो वाले, they are all lying like white elephant, कुछ नहीं हुआ उनका। So I think if you ask me, मेरे हिसाब से energy security is going to be a big challenge. And the problem is that day by day people are getting confused. So somebody will have to take lead. Now, if I'm not going to name any one person, but I think there has to be a thought leadership in this area as to how will the globe handle this particular crisis. And when you begin to see that energy is being played around by some of the countries or some of the politics which is happening in and around it, I personally, as a professional, as a consumer, as a human being, I begin to get worried. So I think energy is going to be a big thing apart from inflation that I would like to everyone to kind of focus it upon. And the third thing is, which is आपने जिक्र किया उसका, it is about the food security. So अगर energy business और industries को चलाती है, तो food है जो human beings को चलाती है। और I actually shiver to think if tomorrow for some God-forsaken reasons, जो हम लोग सभी लोग बात कर रहे हैं अपने अपने छोटे-छोटे areas में, groups वगैरह में, tomorrow God forbid if we have to depend on some import of food from elsewhere, उसमें वो threshold में, I think it will be a very, very worrying thing for the country, and we should all be, as I would say, not only as Indians, I would say, even as human beings, we should be very, very worried about it. So, if you ask me, ये दोनों तीनों चीजों का अगर आप देखें, और मैं इकोनॉमिक्स में तो यही बोलता हूँ हमेशा की तरह कि इकोनॉमिक्स इज मोर लेस लाइक अ वाटर फिल्ड बलून। यहाँ दबाओ तो दूसरी तरफ निकलता है, उधर दबाओ तो
यहाँ होता है. So I am not a trained economist. You have very, very educated people on the panel. I think they will give their words. But if you ask me, inflation and energy security, food security, these are three things which will keep me awake if I have to look at it, where things are going. I'm not, as I said, I again don't want to get into कि इस डिपार्टमेंट ने फलाना पॉलिसी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. I think इन दो तीन चीजों के ऊपर ग्लोबल लेवल की थॉट लीडरशिप की जरूरत है मेरे हिसाब से. बिल्कुल आपने सही कहा. और प्रोफेसर मॉरिस तो जीएसटीवी पर लगातार आते रहते हैं और मैं भी जाता रहता हूँ वहां पर. प्रोफेसर ठाकुर साहब भी आते रहते हैं. कल ही प्रोग्राम था, मैंने कहा कि इंडिया इज जस्ट स्टेयरिंग एट ए ह्यूज फूड ग्रेन क्राइसिस और वीट उनमें से एक है. और कल ही पहला ऑर्डर भारत सरकार ने इशू किया है जहां पे बहुत सारी स्टेट्स में जो 5 किलो अनाज फ्री दिया जाता था, जो उत्तर भारत में सारा का सारा वीट होता था, उसको राइस से रिप्लेस कर दिया गया है. और उसमें यूपी बिहार भी हैं, उनका कोटा 5 किलो जो गेहूं का होता था काट दिया गया है, कट करके राइस से रिप्लेस किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट शायद 45% भी नहीं होगी. और अगर गलती से हमने कहीं इस साल 15 मिलियन टन वीट एक्सपोर्ट कर दिया तो एट द एंड ऑफ ईयर वी हैव टू इंपोर्ट द वीट. कहां से मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आऊंगा प्रोफेसर मॉरिस के पास उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो पांडे जी ने कही कि फूड क्राइसिस इज बिगर. और एक बड़ा क्राइसिस जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जिसके बारे में आज भी आर्टिकल्स हैं कुछ पिंक पेपर्स में, कि क्या इंडिया एक डेट क्राइसिस से बच पाएगा जब हमारे आसपास खित्ते में सारे के सारे कंट्री, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जूझ रहे हैं. हमें लगता है कि $620 बिलियन है, लेकिन शायद हमारी स्थितियां भी खतरनाक हो रही हैं. हम भी उधर जा रहे हैं. 65 सालों में जितना हमने कर्जा लिया था उससे ऑलमोस्ट उतना ही कर्जा हमने पिछले 8-10 सालों में ले लिया है. और ये प्रॉब्लम इस टाइम 92% ऑफ जीडीपी पहुंच गई है. तो इन खतरों के साथ में जो खतरा डेट का है वो भी है, फूड का भी है. और मॉरिस साहब, जो भी खतरा आप चुनौती आप ऐड करना चाहें अपनी ओर से आप देखते हैं, प्लीज दर्शकों को बताइए कि क्या बड़े खतरे आप देख रहे हैं, बड़ी चुनौतियां आप देख रहे हैं. अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए. मॉरिस साहब अनम्यूट कर लीजिए. सर अनम्यूट कर लीजिए. जी सर. हाँ, तो ऐसा है कि कोई रिस्क्स और सिचुएशन ग्लोबल है, जैसे कि बेसिक इन्फ्लेशन. अभी इसका कारण वही सोर्स है, लेकिन चाइना है इसका कारण, चाइना का डिसरप्शन. सेकंड इज सब ग्लोब के पोर्ट्स डिसरप्ट हुए और उनका जो ऑप्टिमम शेड्यूलिंग आना है वो अब तक आया नहीं है, और वो कोई ऐसे जल्दी आने वाला नहीं है. तो इसलिए मैंने इसको एक लॉजिस्टिक इन्फ्लेशन कहा है. एंड व्हाट वी आर सीइंग इज अ लॉजिस्टिक इन्फ्लेशन. ओके, उसके ऊपर जैसे मिस्टर अजय पांडे ने कहा था कि एक एनर्जी का भी इन्फ्लेशन आ रहा है और नीचे से फूड इन्फ्लेशन शायद आ सकता है. ओके, सो दीज आर कमिंग फ्रॉम द ग्लोब. ओके, नाउ वी आर लकी, क्योंकि हमारे लिए ये जो लॉजिस्टिक इन्फ्लेशन है वो हमें थोड़ा नेगेटिव होगा in terms of certain critical supplies, but it also gives us the opportunity to produce more and export more with high prices. Okay, तो वो हमारे लिए net advantage होगा. Okay, in terms of production, not in terms of consumption. अभी फिर मैं ये कहूंगा कि जो मिस्टर अजय पांडे ने कहा कि एनर्जी में क्या हो रहा है, whether we need to go back to coal, I think it's a real issue. अभी आप इंडिया में भी देखा गया, और कोल और करंट एनर्जी प्रॉब्लम इज एंटायरली ड्यू टू अ स्टूपिड, और मैं एनर्जी सेक्टर से बात कर रहा हूँ, ड्राइव टू ग्रीन विदाउट वरीइंग अबाउट बेस लोड, पीक लोड, ये जो ट्रांसफरेबिलिटी एंड सो ऑन. आप पावर को ऐड तो नहीं कर सकते, क्योंकि सोलार तो जब सनलाइट आता है, इवनिंग में तो सोलार नहीं है, इवनिंग में डिमांड है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैं वो जानता हूँ कैसे भी किया गया है, और इससे फुलिश वे जो कोई कर सकता है मुझे पता नहीं. okay? तो इसलिए ये क्रिएटेड क्राइसिस है. okay? क्योंकि हमने हमारे जो कोल स्टेशन है उसको बंद कर दिया,
उसको मॉकबॉल कर दिया और उसको अभी अभी जल्दी से वापस भी नहीं ले आ सकते। उसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो ये सब क्योंकि हम मॉकबॉल कर रहे हैं, उसको कैपेसिटी रेट देना है, तो वो भी नहीं कर पाए। ओके, तो अभी इसका पूरा इम्प्लीकेशन ऑफ गोइंग ग्रीन हम अंडर एस्टिमेट कर रहा है। दूसरी ये बात है कि आप देख लीजिए, हम इलेक्ट्रिफिकेशन ईवी कर दिया है। अगर हम 30% ईवी हो गया, ओके, तो द रेवेन्यू फॉल फॉर द गवर्नमेंट विल बी ह्यूज, क्योंकि अभी जो हम एक फ्यूल बेस्ड व्हीकल कंज्यूम जब हम चलाते हैं, 1 किलोमीटर चलाते हैं, उसका जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, उसमें से 65% गवर्नमेंट को जाता है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हम 1 किलोमीटर चलाए, उसमें से सिर्फ 10% या 15% गवर्नमेंट को जाता है। ओके, तो उसका फिस्कल इम्प्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है, और ये हम एडवांस कंट्रीज को लीड करने के लिए देना चाहिए था, और हम R&D करते बैठे, ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ, हम वी हैव पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, और उसका रिस्क आने वाला है। जैसे श्रीलंका में आ गया, जैसे अभी नेपाल में का रिस्क, तो वो टूरिज्म डिक्लाइन होने से आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा ये है कि हम ये ग्रोथ को 7% बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ बहुत कम है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे जो लेबर प्रोडक्टिविटी वो कुछ 4.5-5% पे दौड़ सकता है, और अभी दौड़ रहा है, क्योंकि ऑल इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, जैसे मिस्टर पांडे ने कहा, ये शिफ्ट हुआ है एमएसएमई, आप भी कहा, एमएसएमई से लार्जर यूनिट्स में शिफ्ट हुआ है, और वहां लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हमारा ग्रोथ और भी ज्यादा होना चाहिए इफ वी वांट टू एम्प्लॉय लेबर, लेकिन ये नहीं है। इसलिए हमारे जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है टोटली फ्लैट था फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स। कोविड में एकदम गिर गया, कुछ रिकवरी हो गया, लेकिन अभी भी आप देखा गया तो मैन्युफैक्चरिंग में डेफिसिट ऑफ 3 मिलियन पीपल अभी भी है। ये कहां से आ रहा है? वो जो एमएसएमई स्मॉल यूनिट्स था वो सब बंद हो गया। ओके, उसी के कारण तो अभी ये लोग सब स्ट्रीट्स पे है, दंगा मचा रहा है, गाय भैंस के पीछे दौड़ रहा है। ओके, तो अभी इनका क्या होगा ये पता नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ाना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आप देख रहा है वो बकवास है, क्योंकि लोग अगर एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाए तो उन लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं कहेंगे, उन लोग बोलेंगे कि हम देख रहा ही नहीं है जॉब के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। ओके, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गया है, इसका कारण 2 गुना है। वन इज फॉर्मलाइजेशन, और ये फॉर्मलाइजेशन क्यों इतना बढ़ रहा है, इसका 2 कारण है। एक है जीएसटी। ओके, जीएसटी इंप्रूव्स कंप्लायंस, तो आप जीएसटी को बढ़ते बढ़ते देख रहा है। एक तरफ से बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ से इट इज रिफ्लेक्टिंग अ मेजर स्ट्रक्चरल चेंज। और पुअर पीपल जो पहले एम्प्लॉयड था उनको कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं। ओके, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये नहीं है कि हम जीएसटी को उठा के फेंक दिया जाए, इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम एक्सपेंडिचर बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, और ग्रोथ रेट को और भी बढ़ाए। 7 is not good for India. Okay, it's only a recovery rate. हम अभी 10% से ज्यादा भी चल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए the world environment is actually good. Inflation is not such a big thing. Okay, because inflation will only affect domestic demand, और वो भी आप कैलकुलेट करके देखिए, फूड का अभी एटलीस्ट फॉर 1 year हमारे पास सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स ऑफ राइस पड़ा है। ओके, व्हीट का हार्वेस्ट बैड था, बट माय सेंस इज द नेक्स्ट हार्वेस्ट मे बी गुड। तो अभी इसका व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फूड्स की तरफ से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ओके, ऑयल की तरफ से आएगा, मिनरल्स की तरफ से आएगा, बट दीज आर ऑल पास थ्रू, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, इफ वी मैनेज इट प्रॉपरली, हमारे इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ सकता है, वी कैन ग्रो फास्टर। बट द पॉइंट इज, ऐसी सोच नहीं है जीएसटी हम बैठे रहे कि बहुत अच्छा किया है। हाँ, अच्छा किया है, लेकिन उसका इट कम्स एट अ प्राइस की डिमांड डिप्रेशन हो रहा है। दूसरा ये है कि हम अभी जीएसटी का भी रेट देखा जाए। ओके, 28% बहुत सारे गुड्स पे है, जैसे 2 व्हीलर्स पे है। ओके, अभी 2 व्हीलर्स पे मेरे कैलकुलेशन से अगर उसको 10% बना दिया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। ओके,
क्योंकि अभी जो टू व्हीलर बेच रहा है उसका 2 गुना होगा. ओके, सो देयर आर मेनी आइटम्स जहां रेट इज अबाउ द रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग रेट. ओके, तो जीएसटी का रेट अभी गिराना चाहिए. दैट्स द बेस्ट वे टू गिव अ नॉन डिस्टॉर्शनरी फिस्कल इंसेंटिव टू ग्रो एट मोर देन 7%. आप 10% पे ग्रो कर सकते हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारे रिस्क हम ही कॉस्ट कर रहे हैं. बस ओनली ये इन्फ्लेशन जो आ रहा है वही बाहर से आ रहा है. okay? बाकी सब हमारे हाथ पे है. एनर्जी बाहर से आ रहा है रिस्क, और उसका भी एक कारण है कि हमने वो एकदम विदाउट थॉट हम ग्रीन के पीछे दौड़ा है. ओके, उसका जो प्रॉपरली चलना था वो नहीं किया. तो सब हमारे ही कॉज है यार. वी कैन करेक्ट. सो यस, अभी हम 7% से ज्यादा 7% ग्रो हो रहा है. वी आर डूइंग बेटर देन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. करेक्ट. बट अभी हमारा सिचुएशन है, हमारा डिकेड है कि चाइना का नहीं है, यूएस का नहीं. द नेक्स्ट 3 डिकेड्स शुड बी इंडियाज. हम पकड़ सकते हैं या नहीं हमारे ऊपर है. मेरे ख्याल से हम इन्फ्लेशन के पीछे हाँ ठीक है 7.5 ओके है करके हम बैठेंगे और वो प्रॉब्लम वैसे ही चलता रहेगा. लेकिन वन थिंग इज वेरी क्लियर, एम्प्लॉयमेंट बहुत गिर गया है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर. जी, मैं आऊंगा संजय जी आपके पास. जीएसटी की काफी बातें होती हैं, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाने की बात होती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि पेट्रोल डीजल जैसे जीएसटी में आते हैं आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है, और जैसे ही इनपुट क्रेडिट मिलता है आपका सारा इनकम वाइप आउट हो जाता है वहां पर. आज एयरलाइंस की मेन शिकायत क्या है? यही शिकायत है ना कि हमको जो फ्यूल है, जो मेजर कंपोनेंट है उसके रनिंग में, उसके हमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता कुछ भी, तो वो ऑफसेट होता नहीं वहां पर. इसके अलावा भारत की एक और प्रॉब्लम है कि जो भट्टाचार्य साहब का भी एक मेजर लेख आया था, खास तौर से बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर था, जहां उन्होंने, मेरे पास भी फिगर थे कि मनमोहन सिंह के टाइम में जो हमारा सॉवरीन टैक्स कलेक्शन जो होता है, जो इंक्रीज होता है, वो 14% था उनका 10 सालों का, और मोदी जी का जो 8 सालों का है वो करीब करीब 10% के आसपास है. तो टैक्स कलेक्शन ये हमारी चादर है, हमें अपने पैर चादर में पसारने हैं. इसके ऊपर जाएंगे तो सब कुछ फिर बोरोविंग है, और ज्यादा बोरोविंग है तो फिर डेट ट्रैप है. तो हमारे लिए इधर कुआं है उधर खाई है. तो चुनौतियां बहुत सारी हैं. पांडे जी ने बताया, मॉरिस साहब ने भी बताया है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिर इसके अलावा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और नीचे वाले थोड़े से डिवास्टेट हो गए हैं. जीएसटी में चीजों को लाने की बात हो रही है. कहीं ना कहीं जो डेट मैनेजमेंट है वो भी खतरे में है. आपके हिसाब से इनके अलावा भी अगर और कोई चुनौतियां हैं जिनको आप यहाँ पर लक्षित करना चाहें, चिन्हित करना चाहें, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि भारत के लिए इस तरह मेजर चैलेंजेस क्या है सामने. जी, श्री पांडे और प्रोफेसर मॉरिस ने सारे की रीजंस बताए जो हमें बहुत ध्यान में रखने हैं. तो इस हिसाब से जो मैं देखता हूँ, अगर इंडिया को इसी ग्रोथ पाथ पे चलना है तो जो इन चैलेंजेस को अगर कंट्रोल में रखना है और फिर भी एक सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है तो हमें 3 चीजों का बैलेंस करना है. एक चीज जो सबसे पहले ये है कि हम पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है, उसका कैसे राइट बैलेंस करेंगे. अभी जैसे आज ही जो है आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किए हैं कुछ पॉलिसी जिसका इफेक्ट आएगा. यूएस में भी फेड आज रात में अनाउंस करने वाला है. तो इन चीजों को, एक तरफ इन्फ्लेशन हो रहा है तो आपको कंट्रोल करना है, पर उसी तरफ दूसरी तरह से आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ देनी है. तो क्या टाइटनिंग का क्या प्रोसेस होगा. सिमिलरली जो पॉलिसी बैलेंसिंग का जो आपने बात की, एक दूसरी चीज भी है कि जैसे अभी श्री ठाकुर जी ने बात की थी कि करीब 80 करोड़ लोगों को ऑलमोस्ट 2.5 साल तक फूड सिक्योरिटी दी जा रही है. तो इसका जो बिल है वो भी एक इंडिया के लिए. तो अगर आगे हम रिसोर्सेस कैसे करेंगे, तो एक फर्स्ट चीज ये है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में कैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे. ये एक पहला चैलेंज है. दूसरा चैलेंज है जो दोनों प्रवक्ता ने पहले भी बात की कि
आपको अगर सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है तो आपको प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाना है, क्योंकि जीडीपी का ऑलमोस्ट 55% प्राइवेट कंजम्पशन है। तो आज आप देखिए बहुत सारी जो इनिशियल ग्रोथ है, चाहे वो मेक इन इंडिया के पीएलआई की सब्सिडी स्कीम हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स, सारी जगह गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी हो रहा है, पर उसके कंपैरिजन में अभी प्राइवेट एक्सपेंडिचर पिकअप नहीं हुआ। अगर जब ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर पिकअप होने लगेगा, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्राइवेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस लेवल पे नहीं पहुंची थी। अब हम कुछ आसार देख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में, जिसमें प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो ये मैं प्राइवेट, एक चीज संजय जी, एक चीज ऐड कर दूं, आज की डेटा आए हैं इकोनॉमिक टाइम्स के। अर्बन कंजप्शन इज डाउन 3.4% इन एफएमसीजी गुड्स and rural consumption is up 1%. Overall, it is 0.8% down in the last year. So, बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंजप्शन में एफएमसीजी का है. It is going down, sir. In volume, sir. It is in volume, sir. Right. So, over a period of time वॉल्यूम है और प्राइस ऑलरेडी जैसे बढ़ रहा है, तो फिर डिमांड भी कम हो सकती है। तो इसलिए कैसे ये कंज्यूमर सेंटिमेंट और कंजम्पशन को बैलेंस आउट करेंगे, तो उसके लिए एक अगर शायद और इंक्रीमेंटल प्राइवेट जो है केपेक्स इन्वेस्टमेंट होगा, तो शायद कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ सकती हैं और कॉस्ट का बेनिफिट आ सकता है। तो ये दूसरा की बैलेंस है। और तीसरा जो की फैक्टर है जो इन सब चीजों को जोड़ते हुए है, इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स, कि अगर ये एक्सपेंडिचर जो टीयर 1 कंपनीज हैं जिनकी बेटर कैपेसिटी थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को एब्जॉर्ब करा, उन्होंने प्राइस शॉक को एब्जॉर्ब करा और उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। अब वो अपने टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर्स जो एसएमई और एमएसएमई हैं, अगर वो उनको सपोर्ट करके उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो ही जो है ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी और उस ग्रोथ के संग जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि जितने भी, जैसे कि प्रोफेसर मॉरिस ने भी बात करा कि एक पॉइंट के बाद जो टीयर 1 कंपनीज होती हैं, उनका जो प्रोडक्टिविटी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट ग्राफ डिसप्रोपोर्शनेट होता है। पर एमएसएमई में अगर ये ग्रोथ आएगी और एमएसएमई अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो उनके कंट्रीब्यूशन से जो है ये जो एम्प्लॉयमेंट का नंबर है ये भी बढ़ सकता है। तो ये 3 मोटी चीजें हैं जिसके कोई आसान आंसर नहीं है, पर इन 3 चीज को बैलेंस अगर हम एक राइट तरीके से करेंगे तो ही हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं। इनिशियली कुछ चैलेंजेस हुए हैं, इसलिए पिछले क्वार्टर में हमने देखा है कि सारी मल्टीलैटरल एजेंसी ने हमारा ग्रोथ फोरकास्ट इस साल का भी थोड़ा सा कम कर दिया है। पर अगर हम इनको बैलेंस कर सकें, अभी फिर से इट इज जस्ट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, तो हम अगले 15 से 18 महीने में ट्रैजेक्टरी को सर्टेनली एक्सेलरेट कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, जो आपने रेफर करा कि जो श्रीलंका है, जो पाकिस्तान है, मैंने इस विषय पे काफी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बात की है। एक जो की डिफरेंस है, 2 की डिफरेंस है। एक जो है श्रीलंका, जो भी ये छोटे देश हैं, उनका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत छोटा है और प्राइमरली जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसमें से बहुत सारा एक्चुअली सर्विसेज ओरिएंटेड था, चाहे वो टूरिज्म हो या गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, इस तरीके से। तो उसके कंपैरिजन में आज की तारीख में भी इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड है वो काफी ज्यादा है। तो इसलिए इंडिया में जो लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, वो 2 पहलू से आ रहे हैं कि हम इंडिया की भी मार्केट कैप्चर करेंगे और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक ये डिफरेंस है। दूसरा, काफी जो ये 3 देश हैं और भी कुछ देश हैं अफ्रीका में, वो सारे आप देखिए कॉमन पहलू जो एसोसिएटेड था, उसमें चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट है और काफी स्ट्रिक्ट टर्म्स में है। तो उसकी वजह से काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, टिपिकली जब ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है तो उसके बाद आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है।
पर वो जो इन्वेस्टमेंट लिया है और जिस टर्म्स पे लिया है वो ये सारी गवर्नमेंट्स वो सर्विस नहीं करवा पा रही है। तो उसके कंपैरिजन में जो है इन दो रीजंस है, मैं सोचता हूं कि हमारी सिचुएशन जो आपने ये एग्जांपल दिए थे उनसे डिफरेंट है। मैं एक ये छोटा मैं सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा आपसे कि श्रीलंका बस्ट होता है या नेपाल बस्ट होता है तो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स उनको भी हैं। आज लगभग 74 देश ऐसे हैं जो डेट के अंदर आके बस्ट हो चुके हैं और वहां पर जो अपॉर्चुनिटी हमारे एक्सपोर्ट्स की हो सकती थी वो भी बस्ट हो जाती है साथ में। नेपाल के अंदर भी ऐसा हुआ है, तो नुकसान हमारा भी है। फिर वो राहित इंदौरी का शेर याद आता है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़े हैं। अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे ऊपर असर ना हो? उसका असर तो होगा और अच्छा खासा होगा। और आज हिंदुस्तान के बहुत सारे व्यापारी हैं जिनका श्रीलंका के अंदर व्यापार है, नेपाल में है, बाकी देशों में है। अगर वो देश डूबते हैं तो हमारे जो व्यापारी लोग हैं, जो हमारा व्यापार है, वो भी तो संजय जी डूबता है ना अल्टीमेटली। जी एकदम एकदम सही बात आपने बोली। और इसी वजह से देखिए भारत सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक्टिव इंटरवेंशन किया है। तो अगर आप श्रीलंका में देखें तो आप पिछले 3 महीने में ऑलरेडी कम से कम $3.2 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करा है। इसमें करीब 400 मिलियन का उन्होंने फॉरेन करेंसी स्वैप दिया है। इसमें उन्होंने $1.5 बिलियन का जो है जो क्रिटिकल इंपोर्ट्स थे उनका डेफर्ड पेमेंट कराया है। और संघ में जो है बहुत एसेंशियल फूड और एनर्जी सप्लाईज भी प्रोवाइड करी हैं। तो इसके संग में जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भी जो डिस्कशन चल रहा है उसमें भी, क्योंकि इंडिया इस दौर से कम 20-25 साल पहले से गुजर चुका है, उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपने एकदम सही बात बोली है। तो जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट था वो ये था कि हमारी जो इश्यूज हैं वो इन देशों से डिफरेंट हैं, पर हम उन देशों को छोड़ नहीं रहे हैं। और इसी तरह आई थिंक इंडिया और चाइना में एक की डिफरेंस है कि जो चाइना ने जो एक्चुअली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है वो, आई एम सॉरी टू से, वो एक न्यूज हो गया उन लोगों के लिए। पर हम जो दोस्ती का हाथ छोड़ नहीं रहे हैं और हम एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म में भी फायदा होगा। खैर चाइना को इतना अंडर एस्टिमेट भी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, मेरा ये मानना है। मैं आऊंगा नरेंद्र ठाकुर जी के पास। नरेंद्र ठाकुर जी, एफएमसीजी के वॉल्यूम्स डाउन हुए, जो सीधा इंडिकेटर है कि भारतीयों की जेब में पैसे नहीं है। ये सीधा साधा बिल्कुल एक इंडिकेटर है। दूसरी बात, हमारी स्टेट्स बहुत वीक हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत ज्यादा डेट रिडन है। कहते हैं अगर भारत की 29-30 स्टेट वीक स्टेट्स हैं, 30 और 29 वीक स्टेट्स टुगेदर डू नॉट मेक ए स्ट्रॉन्ग सेंटर सर। माई प्रीमाइस इज वेरी सिंपल सर। अगर भारत की स्टेट्स वीक हैं तो भारत वीक है, भारत की स्टेट स्ट्रॉन्ग है तो भारत मजबूत है। भारत सेंटर से नहीं बनता है, सेंटर एक वर्चुअल एंटिटी है। हम जो कुछ भी हैं स्टेट्स हैं। अगर वेजेस नहीं है लोगों के पास, जेब में पैसे नहीं है और इतनी महंगाई है, एफएमसीजी का जो कंजप्शन है डाउन है, स्टेट्स वीक हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सीधा सवाल है आपसे। बिल्कुल, इनफैक्ट सही में आपने अच्छा राहत इंदौरी का शेर के बारे में याद दिलाई। तो घर तो हमारा भी आएगा और बिल्कुल उस घर में मैं यदि उस रेफरेंस को दूं, मतलब इनफैक्ट 2 पार्ट में आपका आंसर देना चाह रहा हूं आपकी बातों का जी। और एग्री होते हुए जो और मतलब वक्ताओं ने बात रखी है। एक तो ये कि हमें मतलब जो मैं रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस की बात कर रहा था और आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है और प्रोफेसर मॉरिस ने बोला ही है कि अच्छा इंटरवेंशन रहा है कोविड-19 में आरबीआई का। तो उन्होंने यही कहा है जो हम पहले बोलते रहे हैं कि जीडीपी का जो लॉस हुआ है कोविड में वो 52 लाख करोड़ रुपीस का हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम जीडीपी नंबर्स की बात कर रहे हैं या ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसमें सस्टेनेबिलिटी का इशू है और जॉब लॉस या एक लेवल पे कहें कि एम्प्लॉयमेंट लॉस की या जीडीपी लॉस की बात भी हमें करनी होगी। तो उस एक तरह से ये कहें इस लॉस में हम ये देख रहे हैं, जब ये ग्रोथ रेट के मैं एक तरह से नंबर बता रहा था तो उसमें मैं कह रहा था कि चैलेंजेस क्या हैं। तो पहली बात यही है कि देखिए कंजम्पशन जो ग्रोथ है वो कम हुई है एक लेवल पे कोविड में।
इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारी कम है, हम कहीं ना कहीं 35% से जो है वो 28% पे हम इन्वेस्टमेंट रेट अचीव कर रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है, ये हमें रिकग्नाइज करना होगा। इसीलिए जब मैं जो घर की बात कर रहा था तो हम 10% की बात फॉर्मल सेक्टर की तो बात कर सकते हैं, लेकिन 90% जो है वो के शेप रिकवरी में कहीं ना कहीं लॉस उसका हो रहा है। और इसलिए हमने एक बात तो कही पॉलिसी लेवल पे कि बात सही है कि फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसमें भी अब चैलेंज आ रहा है, लेकिन उसको और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है क्योंकि कंजम्पशन कम है और अच्छा खासा शेयर जो है कंजम्पशन का जीडीपी में है जो 55% है। तो आने वाले दिनों में उसको देखना होगा हमें। दूसरा पॉइंट बिल्कुल मैं एग्री हूँ प्रोफेसर मॉरिस से कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है और कोविड ने तो कमर तोड़ी है, लेकिन उससे पहले हमें जीएसटी और जो डीमोनेटाइजेशन जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ और जो स्लो डाउन था उसका लिंकेज को हमें समझना होगा और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है रिपोर्टेड करेंसी एंड फाइनेंस में। तो इसीलिए इस तरह की पॉलिसीज का हमें बचना होगा जो पूरी तरह से डिसमेंटल करते हैं इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमी को या बिजनेस को। उन चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। और इशारा मैं उस साइड कर रहा हूँ कि जब जो 20 लाख करोड़ रुपया का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो मॉनेटरी मेजर्स का था और फिस्कल मेजर्स का 1% था। तो यदि ये स्थिति है और यदि अगेन रिपोर्ट एंड करेंसी एंड फाइनेंस ये कह रहे हैं कि आपको मिक्स रखना पड़ेगा, जिसकी तरफ अजय जी भी कह रहे हैं और संजय जी भी बोल रहे हैं कि मिक्स बैलेंस आपको ठीक बनाना पड़ेगा। बैलेंस ये ना हो जाए कि 1% जो 10% ऑफ जीडीपी आपने स्पेंड किया मेजर्स में जो भी इकोनॉमिक पैकेज था और उसमें से 1% आप फिस्कल मेजर यूज कर रहे हैं और 9% जो है वो आप मॉनेटरी मेजर्स यूज कर रहे हैं। और वही कारण है कि अभी हम जिसकी तरफ प्रोफेसर मॉरिस इशारा कर रहे थे कि अभी स्कोप पोटेंशियल ज़्यादा है। बिल्कुल एग्री हूँ मैं बात से कि प्रोडक्टिविटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 10% 90% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है और उसी में मैं बात लिंकेज आगे करना चाहूँगा कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव तो चलाइए आप, अच्छा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि हमारा इन्वेस्टमेंट रेट बहुत हाई है। लेकिन सीआईआई भी कुछ कह रही है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कुछ कह रही है कि प्रोडक्शन लिंक एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी आपको लानी होगी। क्योंकि जब इतना बड़ा क्राइसिस है तो आपको एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं ये लिंक स्टैगफ्लेशन से होती है कि जब आप इन्फ्लेशन की तरफ बात कर रहे हैं और आरबीआई का ठीक ही इंटरवेंशन है, एक लेवल पे रघुराम राजन ठीक ही कह रहे थे कि एंटी नेशनल हम नहीं हैं। जब हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन जो है वो कंटेन करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें फिस्कल मेजर्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा जो कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो एज ए होल कि मैं इसको सप्लाई साइड बॉटलनेक्स तो है या ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन जिसकी तरफ अगेन प्रोफेसर मॉरिस बात कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, लॉजिस्टिक हो या एनर्जी हो या फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात अजय जी कर रहे थे। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान देना होगा इसमें कि अल्टीमेटली एक लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिमांड साइड की तरफ से भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो डिमांड साइड मेजर्स क्या आ रहे हैं, एक हो सकता है बिल्कुल प्रोडक्शन लिंक एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो, लेकिन साथ में हमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या एग्रीकल्चर है या इनफैक्ट मैं थोड़ा सा कोट कर ही दूं, मुझे लगता है कि क्या छुपाना, अब तो सारी चीज़ें बाहर हैं। पर प्रोफेसर प्रभात पटनायक एक बात करते हैं जिससे मैं एग्री हूँ इस पॉइंट से, और ये पॉइंट है कि आपको दो मेजर्स लेने पड़ेंगे इस इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। एक, आपको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आज करना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ फिस्कल डेफिसिट या डेट के बारे में। वो कह रहे हैं 7,500 रुपए एक महीने का आप दीजिए और जो कि नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको आपको देना पड़ेगा। जब भी आप उन घरों की बात करनी पड़ेगी जो 90% हम इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं, और मैं इनफैक्ट मेरे ख्याल प्रोफेसर मॉरिस भी इस पे एग्री होंगे, कि आपको सोशल सेक्टर पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप विड्रॉ मत करिए। आप जो हेल्थ सेक्टर में, मतलब जो अजय जी बोल ही रहे थे या संजय जी बोल रहे हैं, कोविड ने सिखा दिया ना कि आप पब्लिक हेल्थ केयर नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया सिखा रही है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ पे हम कंटेन कर लेंगे। वैक्सीन भी कैसे दिया गया हमें याद रखना पड़ेगा। किसी टाइम स्टेट, जिस साइड आप दिनेश जी बोल ही रहे थे कि स्टेट को कह दिया था कि आप देख लीजिए, आप ले आइए, आप जो वैक्सीन जो है कहीं से फॉरेन से ले आइए। तो बार बार चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि अरे भाई हम कहाँ जाएं, जब हम अल्टीमेटली इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो हम स्टेट कहाँ से इसमें इंटरवेंशन करें। तो इनफैक्ट वही बात है, मतलब वही मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है लास्ट पॉइंट जो दिनेश जी आप कह रहे थे कि
जिस तरह आपने इशारा किया कि फेडरल स्ट्रक्चर को आप बचाइए, आपको उसको जो है स्ट्रेंथन करिए। और जीएसटी में जो बार-बार ये कहा जा रहा है कि देखिए आपने प्रॉमिस किया था 2007 जुलाई में, बहुत सारी एप्रीहेंशन थी स्टेट की कि जी हमारा अपना टैक्स रेवेन्यू जो है या टैक्स पावर जो है वो कम हो गई है, आप कंपनसेट करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, लेकिन जाके प्रॉमिस यहाँ जाके हो गया कि आपको एक लेवल पे लोन के रूप में, डेट के रूप में ये दिया जा रहा है। तो एक साइड निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं कि हम प्रेज करते हैं स्टेट का कि उन्होंने टैक्स कलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया है और हमारा जीएसटी जो है वो 1.7 लाख करोड़ रुपीस हो गया है और स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उस रोल के साथ ये भी रिकॉग्नाइज हमें करना पड़ेगा कि स्टेट को आप जो है एम्पावर करिए, जब भी जो घर हमारा हो चाहे पराये का हो वो आए तो उसको हम बचा पाएं और एक लेवल पे स्ट्रेंथन कर पाएं अपनी इकोनॉमी को भी और हमारे अपने देश को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटा 30 सेकंड का, मेरे पास 1 मिनट बाकी, 2 मिनट, 30 सेकंड का छोटा कमेंट लेना चाहूंगा। अजय जी, एक 30 सेकंड का छोटा कमेंट, जो भी आप दर्शकों से कहना चाहें। 30 सेकंड ओनली। मैं यही कहूंगा कि मैं अंदर से एक ऑप्टिमिस्ट हूं और अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत हैं। I call it as a land of diversity but full of opportunities. तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ डूम एंड ग्लूम है। आई थिंक बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी है, बहुत मेहनती लोग हैं और आई थिंक वक्त आने पे हम लोग आगे करते हैं। तो मेरा तो यही ऑप्टिमिज्म है कि किसी भी तरीके की क्राइसिस जो है उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड वी डू होप कि सब लोग अपना अपना रोल प्ले करें, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हो, पॉलिटिशियंस हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी हो। तो ऑप्टिमिज्म के साथ ही किया जा सकता है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू समराइज। प्रोफेसर मॉरिस, 30 सेकंड में आपकी कोई अंतिम टिप्पणी आप करना चाहें? हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा कि फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाया जाए। ओके, पर्टिकुलरली जो डायरेक्टली पुअर को बेनिफिट होता है, जैसे कैश ट्रांसफर, ये तो है ही है, और दूसरा भी एक्सपेंडिचर्स है जो पुअर का बेनिफिट होता है। और जो भी करना है वो कर लीजिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बढ़ रहा है, उसका 2 कारण है। डिमांड नहीं है कि उसको बढ़ा दिया जाए, वो मैंने पहली बात किया। दूसरा ये है कि उनका जो अनसर्टनिटीज है बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज एंगुलर है, इस पे इस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएंगे, ये निकाल दिया जाए सो दैट प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी जो 28%, 29% पे गिरा है टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उसको 33-35 पे ले जाना ही है। अगर हम नहीं ले गया तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम उधर ही, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम उधर ही रहेगा। सो दिस इज द टाइम टू एक्चुअली रेज द स्पेंडिंग एंड नॉट वरी अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। आरबीआई ने जो करना है कर दिया है, okay? और अभी गवर्नमेंट का है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो सेट आउट टू स्पेंड, जो बजट में कहा कि मैं स्पेंड करूंगा, जो कोविड में कहा कि मैं करूंगा, वो नहीं किया है। इसलिए हमारा ग्रोथ 7.5 है। नहीं तो मेरे कैलकुलेशन से 11.5 होना चाहिए रिकवरी रेट। ओके, सिंपल मॉडल में मैंने ये करके देखा है। बस दैट्स ऑल। संजय जी आपकी आखिरी टिप्पणी। जी, तो मैं श्री पांडे और प्रोफेसर मॉरिस से अग्री करता हूं कि जो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो जो अगर इंक्रीज कलेक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो हमको बहुत क्विकली ये देखना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उस पे हमें कंटिन्यूअस फोकस करना है। और अगर जो एरियाज हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने काफी रैंक इंप्रूव करी है, पर फिर भी बहुत सारे एरियाज हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस है और वगैरह, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम जिस फोकस से हम यहाँ तक आए हैं, अगर उसी फोकस को डबल डाउन करके और आगे जाएंगे तो जो एक्सेलरेशन है वो हो सकता है। तो चैलेंजेस तो रहेंगे, पर हमें अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। और जैसे पिछले प्रवक्ता ने भी बोला कि अगले 30 साल भारत देश जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूथ के लिए एम्प्लॉयबल यूथ यहाँ पे होने वाले हैं। तो हमें ये जो जिस दिन हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को ट्रू इकोनॉमिक डिविडेंड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट विल बी द ट्रू सक्सेस। इससे पहले कि नरेंद्र ठाकुर जी के पास आऊं, मैं 30 सेकंड की टिप्पणी में एक चीज जोड़ देना चाहता हूं
कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या दर्शक मित्रों सीनियर सिटीजन्स की है, जो 8 से 10 करोड़ हैं, जो थोड़े बहुत पेंशन होल्डर्स हैं 1 करोड़ के आसपास, स्टेट और या सेंट्रल गवर्नमेंट के छोड़ दो, तो किसी के पास कोई सहारा नहीं है, गरीब हैं, असहाय हैं और दूसरे के भरोसे कोई रोटी मिल जाए तो मिल जाए। उनके लिए कोई स्कीम इंडिया में नहीं है, बल्कि वो बैंक में जो थोड़ा पैसा पड़ा हुआ था वहां भी मार खाते हैं, क्योंकि सरकार ने ब्याज इतने कम कर दिए कि उनके पास कुछ नहीं आता है। जिन्होंने अपना सारा का सारा जीवन देश को समर्पित किया, वो 10 करोड़ लोग 1-8 करोड़ को छोड़ के असहाय हैं, हेल्पलेस हैं। उनके लिए कोई स्कीम नहीं है। कोई सरकार 300 रुपए देती है, कोई 200 रुपए देती है, कोई 500 रुपए देती है, इससे गुजर बसर नहीं होता है। उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास टैक्स है, तो कम से कम उनका कुछ ख्याल करो। ये अपने जीवन की अब संध्या में है, तो हर सरकार जो फॉरेन में भी होती है, डेवलप्ड नेशन होते हैं, अपने सीनियर सिटीजन का सम्मान करती है, उनकी देखभाल करती है। ये मेरी ओर से सबमिशन था। नरेंद्र ठाकुर जी, आपका आखिरी टिप्पणी। शुक्रिया। प्रोफेसर मॉरिस से एग्री होते हुए और वक्ता ने भी बात कही है, बिल्कुल सीनियर सिटीजन की बात हो, चाहे वो यूथ की बात हो, इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया के पास, लेकिन वही है बात है कि वो फिस्कल, मतलब उसमें मैं कमेंट में ये कहूँगा कि फिस्कल मेजर, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितना होता है उसको कंटेन करने के लिए, क्योंकि मार्केट नहीं आएगी सीनियर सिटीजन को बचाने के लिए। यूथ को इनकरेज करने के लिए बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और गवर्नमेंट भी आएगी, लेकिन उसको कम्प्लीमेंट करना होगा, जिस तरह आरबीआई बोल रहे हैं कि मिक्स करना होगा। और इसका बेहतर लास्ट एग्जांपल मैं ये दूंगा कि हमारे पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है अभी, जो सीआईआई बार बार कह रहे हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं कि हमारे 60 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। वो रिफ्लेक्ट वहीं कर रहा है दोबारा, जिसको हम दोबारा रीइटरेट करेंगे, मुझे लगता है प्रोफेसर मॉरिस एग्री होंगे इस पॉइंट पे, कि आपको एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम लाना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि जब इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट जो अजय जी बोल रहे थे, उनका लिंकेज जो है वो डिमांड से है, और यदि आपको लिंकेज को समझ के ही इंटरवेंशन करना पड़ेगा, और उसमें लगता है गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होगा आने वाले दिनों में, और एक लेवल पे जिम्मेदारी भी बनेगी। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सार्थक चर्चा रही। दर्शक मित्रों, हम चर्चाओं को आगे भी आपके सामने। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रोफेसर मॉरिस? एक सेकंड, बहुत सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे मॉरिस साहब? मैं ये कह रहा हूँ, कहूंगा कि जो ठाकुर साहब ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम भी तैयार करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी जी, तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे, और संजय जी, अजय जी, नरेंद्र जी और प्रोफेसर मॉरिस, हम आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे जो 3 चैनल के ऊपर जो साइमल कास्ट था उसको आपने देखा जाए तो बहुत सफलता प्रदान की। मैं पर्सनली आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए इस शो के ऊपर और हमें गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ रहने के लिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे इसी चैनल पर। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। Thank you.